बद्रीनाथ मंदिर के सिंहद्वार में दरार आने की खबरों का श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने खंडन किया है। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि मंदिर में कोई नई दरार नहीं देखी गई है और मंदिर क्षेत्र में भूधंसाव भी नहीं हो रहा है। अजय ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) द्वारा बद्रीनाथ मंदिर के सिंहद्वार में पहले से ही हल्की दरारों का मरम्मत कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोई भी नई दरार नहीं आई है। अजय ने बताया कि बीकेटीसी ने 2022 में शासन को पत्र लिखकर बद्रीनाथ मंदिर के सिंहद्वार पर आई हल्की दरारों के बारे में अवगत कराया था। इसके बाद शासन ने एएसआई को रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। एएसआई ने अध्ययन के बाद 9 अगस्त 2023 को ट्रीटमेंट कार्य शुरू कर दिया था। अजय ने कहा कि दरारों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के तहत मंदिर क्षेत्र में कुछ काम चल रहे हैं, जिसके चलते कुछ जगह पर भूधंसाव जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन मंदिर परिसर में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। मंदिर के सिंह द्वार में कुछ हल्की दरारें थी जो बरसों पुरानी हैं और गत वर्ष हमने शासन और पुरातत्व विभाग को इस संदर्भ में अवगत कराया था। पुरातत्व विभाग ने इसका अध्ययन किया और जो दरारें हैं उन पर ग्लास की टाइल्सें लगाई गई थी, जिनसे कि आकलन किया जा सके कि इन दरारों में किसी प्रकार की हलचल है या उनकी चौड़ाई बड़ी है। तो ऐसा पाया नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद जो दरारें थी उनका ट्रीटमेंट कार्य इस वर्ष अगस्त माह में पुरातत्व विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया। हल्द्वानी में सड़क के गड्ढे से हुई मौत के मामले में डीएम ने मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने सड़कों की खराब स्थिति को लेकर आंदोलन किया है। सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि बरसात के बाद सड़कों को ठीक करने का काम शुरू किया जाएगा। एक शिक्षक हल्द्वानी में सड़क के गड्ढे में गिरकर मर गए थे। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। डीएम ने कहा कि संबंधित विभागों को अगले 2 महीने की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। सभी काम टेंडर प्रक्रिया से होंगे। 25 सितंबर को टेंडर खुलेंगे और उसके बाद सड़कों पर मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत सभी सड़कों को ठीक किया जाएगा। इस घटना पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार की लापरवाही से लोगों की जान जा रही है। गड्ढा मुक्ति अभियान है वो, क्योंकि बरसात के बाद जनरली सभी विभाग प्रारंभ करते हैं, तो हमने सभी विभागों का, सभी सड़क एजेंसीज का गड्ढा मुक्ति प्लान अगले 2 माह का कल ही तलब करवा लिया था। तो उसमें विभागों के द्वारा जो कार्य योजना दी गई है, इसमें यह कराएगी कि सभी डिपार्टमेंट, सभी खंडों के टेंडर्स की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पैच वर्क प्रोग्राम की जो 25 तारीख को टेंडर खुलने हैं, उसके बाद गड्ढा मुक्ति का जो पैच रिपेयर का जो अभियान है सड़कों पर, वो शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कई तरह की पहल कर रही है। एक पहल के तहत खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए उनकी कोचिंग पैटर्न और प्रशिक्षकों के वेतन में वृद्धि की गई है। इसके पास ये प्रस्ताव हमने भेजा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट कोच हमारे जो लगे हुए हैं, वर्तमान में जो उनका मानदेय है वो बहुत कम था। जो उच्चतम स्तर का है मानदेय में कॉन्ट्रैक्ट कोच वाला, तो 20,000 था, जिसमें हमारी NIS होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग होना चाहिए, मेडलिस्ट होना चाहिए। एक अन्य पहल के तहत खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि उत्तराखंड में खेल प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर 60 से 75% सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश और जनपद स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए खेल विभाग के माध्यम से स्पोर्ट्स अकादमी खोलने पर सब्सिडी देगी। इसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों में 75% और मैदानी क्षेत्रों में 60% सब्सिडी देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। आर्य ने कहा कि इससे खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद मिलेगी और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। खेल प्रतिभाओं के लिए, उनके लिए अधिक से अधिक उनके गेम्स के लिए एकेडमीज खुले, ताकि उनको सीखने से लेकर उनके प्रशिक्षण से लेकर सब चीजें यहीं पे मुहैया अपने प्रदेश में या अपने उस जनपद पर उपलब्ध हो सके। भारत सरकार 20 जुलाई से स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए आपातकालीन अलर्ट प्रणाली की परीक्षण कर रही है।
इस प्रणाली का उपयोग सरकार बाढ़, सुनामी, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थितियों के बारे में लोगों को चेतावनी देने के लिए करेगी। अलर्ट एक स्पष्ट, जोरदार बीप और कंपन के साथ एक पाठ संदेश के रूप में आता है। इस परीक्षण के दौरान कई उपयोगकर्ताओं को अपने स्मार्टफोन पर आपातकालीन चेतावनी, गंभीर पाठ संदेश प्राप्त हुआ है। यह संदेश सरकार द्वारा भेजा गया है और धोखाधड़ी नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपके स्मार्टफोन पर आपातकालीन अलर्ट प्राप्त हो, तो आपको अपने फोन के सेटिंग्स में जाकर सुरक्षा और आपातकाल विकल्प चुनना होगा। यहाँ आप आपातकालीन चेतावनी विकल्प को सक्षम कर सकते हैं। यह प्रणाली एक महत्वपूर्ण सुविधा है जो लोगों को आपात स्थितियों से बचने में मदद कर सकता है। स्मार्टफोन्स में इमरजेंसी अलर्ट फीचर बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है, लेकिन अगर फिर भी आपके पास इमरजेंसी अलर्ट नहीं जा रहे हैं, तो फोन के सेटिंग्स में सेफ्टी एंड इमरजेंसी सेटिंग्स में जाकर इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने देहरादून जेल में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। इस केंद्र में कैदियों को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे जेल से रिहा होने के बाद अपना जीवन बेहतर बना सकें। इस केंद्र के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्र की लागत 5 करोड़ रुपए होगी। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र कैदियों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करेगा और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जेलों में सुधार के प्रयासों का एक हिस्सा है। उन्होंने जेलों में कैदियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के खाली पदों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा। अधिसूचना जारी होने की तारीख से मतगणना समाप्ति तक संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता लागू रहेगी। नामांकन पत्र 20 और 21 सितंबर को जमा होंगे। नामांकन पत्रों की जांच 22 सितंबर को होगी। नाम वापसी 23 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। निर्वाचन प्रतीक का आवंटन 24 सितंबर को होगा। मतदान 5 अक्टूबर को होगा। मतगणना 7 अक्टूबर को होगी। इस तरह त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव की प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर को समाप्त होगी। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से 2,50,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 25 से 28 सितंबर तक लंदन में एक रोड शो आयोजित करेंगे। इस रोड शो में वे निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। यह रोड शो उत्तराखंड सरकार की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों का एक हिस्सा है। सरकार इस समिट के माध्यम से उत्तराखंड में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की उम्मीद करती है। कोटद्वार में डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। इस वजह से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और शहर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय बेस अस्पताल कोटद्वार का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में व्यवस्था का जायजा लिया और जच्चा बच्चा वार्ड में लापरवाही देखी। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों पर नाराजगी व्यक्त की। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2005 से 2022 तक बिना विधानसभा की मंजूरी के 47,758 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड के वार्षिक बजट से भी ज्यादा राज्य सरकारों ने खर्च कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस खर्च का कोई हिसाब किताब नहीं है।
बिष्ट ने कहा कि अगर सरकार सीबीआई जांच नहीं कराएगी तो आम आदमी पार्टी न्यायालय में पीआईएल दाखिल कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी। चमोली में लंगूर ने स्कूली बच्चों पर हमला कर दिया है। दरअसल स्कूली बच्चे गांव से स्कूल के लिए निकले ही थे, तभी घात लगाए बैठे लंगूर ने बच्चों पर हमला कर दिया, जिसके बाद बच्चों में कोहराम मच गया। हालांकि इस घटना में बच्चों को कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई खासा गंभीर चोटें नहीं आई है, लेकिन बच्चों और उनके परिजन इस हादसे के बाद सहम गए हैं।